उद्धव ठाकरे सरकार, ये बम्बई तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है। संजय राउत तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार है। और जिस तरह से तुम्हारी गुंडागर्दी चल रही है, जो गुंडई चल रही है, और जिस बीएमसी का आवरण ओढ़ करके जिस तरह से जो गुंडई कर रहे हैं, गुंडई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारी तीनों लोगों के आपसी फूट है। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के अंदर वैसे ही बहुत सारी फूटें चल रही है, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। ये गुंडाई का राज देश के अंदर चलने वाला नहीं है। ये देश लोकशाही से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे सरकार को और संजय राउत को, ये देश लोकशाही से चलता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ संजय राउत और उद्धव ठाकरे को, मुंबई तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है। लोकतंत्र के अधिकार, लोकतंत्र में हमें अधिकार मिले गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी कहीं भी रह सकता है, जा सकता है, आ सकता है। और उद्धव सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आपने उनका घर जरूर, उनका ऑफिस ज़रूर तोड़ा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आने वाले समय में ये महाराष्ट्र की जनता आपके अहंकार को तोड़ देगी। शिवसेना ने इतनी ज्यादा गुंडागर्दी करके बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत का ऑफिस तुड़वा दिया, और आज ये संजय राउत ये कहते हैं कि हमारा बीएमसी से कुछ लेना देना नहीं है। संजय राउत जी बहुत बड़े चाणक्य बनते हैं। संजय राउत जी अभी घोषित प्रवक्ता भी हो गए, उससे कुछ समय पहले अघोषित प्रवक्ता थे। वो घोषित प्रवक्ता कैसे बने? उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, मुंबई। मुंबई किसे है? मुंबई की एक माता थी, उस माँ के नाम पर मुंबई शहर का नाम रखा गया। और किस तरह से संजय राउत ने एक महिला का अपमान किया मुंबई की नगरी में, जिसका नामकरण स्त्री के नाम पर है मुंबई का। वहाँ पर कंगना रनावत का अपमान किया। उनको कुछ दिन पहले उन्होंने हरामखोर कहा था, और बाद में वो स्पष्टीकरण देते दिखाई दिए कि इसका मतलब नोटी होता है। देखिए, ये गुंडई करने वाली सरकार, गवर्नेंस ना चला पाने वाली सरकार, निकम्मी और नकारा सरकार, ये पंगु सरकार है। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 पैर पर खड़ी हुई सरकार है। आपने देखा कि किस तरह से कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ दिया गया, एक देश की बेटी का किस तरह से अपमान किया गया। क्यों? क्योंकि केवल संजय राउत को उनसे बदला लेना था, उद्धव ठाकरे सरकार को उनसे बदला लेना था। क्यों? उनका अपराध ये था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में आवाज़ उठाई। क्या उनका केवल ये अपराध था कि उन्होंने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया? क्या उनका केवल ये अपराध था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा? क्या केवल उनका यही अपराध था कि उन्होंने संजय राउत को घेरा? साहब, जो डेमोक्रेसी के चैंपियन है इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग के जो समर्थक है, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक भारत की बेटी, इस देश की बेटी अगर आवाज़ उठाती है, अगर राष्ट्रवाद की आवाज़ उठाती है, अगर देश प्रेम उसके अंदर झलकता है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोलते हैं कि वो हरामखोर है, वो नोटी है, उन पर, उनके ऑफिस पर कार्रवाई की जाती है। जबकि वहाँ स्पष्ट रूप से बीएमसी पर एकाधिकार किनका है? शिवसेना का है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी चला रही है। और बीएमसी ने जिस तरह से घर को, उनके ऑफिस को तोड़ा, उसे साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल प्रतिक्रिया की वजह से तोड़ा गया, और उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि 31 तारीख तक, 30 तारीख तक वहाँ पर कोई भी, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 30 तारीख तक वहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का काल है। लेकिन इन्होंने केवल टारगेट करके सिलेक्टिवली उनके ऑफिस को तोड़ा, और किसी के ऑफिस को नहीं तोड़ा। मैं आपको इसके साथ ही जोड़ के बताता हूँ किस तरह से क्या क्या चीज़ें चल रही है मुंबई में। एक काला नगर है वहाँ पर, जहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं, जहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, अवैध कब्जा करके वो बैठे हुए हैं। उन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को उन्होंने शरण दे रखी है। उनके खिलाफ कोई बीएमसी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, क्योंकि उद्धव सरकार को अपनी सरकार चलानी है, क्योंकि उद्धव सरकार को जो है वो एनसीपी के सहयोग से चल रही है, उद्धव सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने के कारण यही एकमात्र कारण है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और देश की बेटी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और सर, यही बीएमसी कोर्ट में जाके ये बोलती है कि हमने जो कंगना का दफ्तर तोड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर मनीष मल्होत्रा की बात करें, उनके घर को लेकर ये मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का नोटिस देते हैं कि 7 दिन बाद कार्रवाई करेंगे, और कंगना को 24 घंटे पूरे भी नहीं होते और उनके घर को तोड़ दिया जाता है, ऑफिस को तोड़ दिया जाता है। देखिए, यही तो बात है ना, एक देश की बेटी का अपमान कैसे करना है। एक देश की बेटी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, जो सच का साथ दे रही थी,
जो सीबीआई के साथ खड़ी थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी थी, जो न्याय की गुहार कर रही थी, उनके ऑफिस को तोड़ा जाता है। मात्र 24 घंटे के नोटिस के अंदर तोड़ दिया गया, जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा कि 24 घंटे के नोटिस में नहीं तोड़ा जाता है, उसके लिए कुछ समय दिया जाता है। उनके वकील ने कहा कि हमें 6-7 दिन का समय दीजिए। लेकिन साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये केवल और केवल संजय राउत और उद्धव सरकार ने किसी विशेष व्यक्ति को बचाने के लिए, चूंकि वो कटघरे में बार बार उनको ला रही थी, उनको बचाने के लिए कंगना रनौत को टारगेट किया गया है। एक ऐसी महिला, एक ऐसी वीरांगना जो बार बार आवाज़ उठा रही थी उद्धव सरकार के खिलाफ, जो हिंदू धर्म ध्वजावाहक थे, जो बोलते थे हम हिंदुत्व के लिए ऐसा करेंगे, हम स्त्री सम्मान के लिए ये करेंगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक ही महिला थी, कंगना रनौत। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को, मुंबई तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, मुंबई तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है। ये हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, लोकतंत्र की आज़ादी है, लोकतंत्र के अधिकार, लोकतंत्र में हमें अधिकार मिले गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, जा सकता है, आ सकता है। और उद्धव सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आपने उनका घर जरूर, उनका ऑफिस ज़रूर तोड़ा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आने वाले समय में ये महाराष्ट्र की जनता आपके अहंकार को तोड़ देगी। सर, यहाँ पे जिस तरीके से उनके घर को तोड़ने की बात भी की गई है शिवसेना और बीएमसी की तरफ से, तो कंगना ने भी ये कहा कि जो मुझे घर दिलाया गया है वो जो शरद पवार है उनके सहयोगी ने दिलाया है। उसके बाद शरद पवार ने भी आके अपनी टिप्पणी सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो बीएमसी ने कार्रवाई की वो गलत है। देखिए, बार बार शरद पवार बोलते हैं कि बीएमसी ने गलत किया, बीएमसी ने गलत किया। निश्चित रूप से सही कहा है। जब वो जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग शरद पवार की बिल्डिंग है, उसके सहयोगी की नहीं है, शरद पवार की बिल्डिंग है। और शरद पवार को आनंद फानन में जाकर उद्धव से क्यों मिलना पड़ा? आखिर क्यों, क्या कारण था कि वो उद्धव से जाकर वो मिले? उसका एक ही कारण है, उन्होंने कहा भाई बिल्डिंग मेरी है, क्या कर रहे हो तुम? तो बीएमसी ने जो भी कार्रवाई की है वो बोल रहे हैं गलत की है। जब शरद पवार बोल रहे हैं, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, एनसीपी जो उनके एक डिप्टी सीएम है, शरद पवार बोल रहे हैं कि बीएमसी गलत कार्रवाई कर रही है, बीएमसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक संजय थे महाभारत काल में, जो धृतराष्ट्र को रास्ता दिखा रहे थे, जो महाभारत का चित्रण बताते थे कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक ये संजय राउत जो धृतराष्ट्र रूपी उद्धव को शकुनी के, वो उनका नाम संजय जरूर है, लेकिन उनके मानस है, उनका जो चरित्र है, उनकी मानसिकता जो है, उनका हृदय जो है, वो कहीं ना कहीं वो शकुनी जैसा है। सर, यहाँ पे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी कहा जो बीएमसी ने कार्रवाई की और जो शिवसेना ने जिस तरीके की हरकत की, उन्होंने कहा कि मैं केंद्र को चिट्ठी भेजूंगा, और यहाँ पे उन्होंने सवाल जवाब भी किए उद्धव सरकार से। तो क्या कहना चाहोगे इस बात के लिए? देखिए, राज्यपाल महामहिम ने जो भी कहा है वो निश्चित रूप से उन्होंने अपने विवेकाधिकार और क्षेत्राधिकार का संज्ञान लेते हुए कहा होगा। लेकिन निश्चित रूप से वो चिट्ठी लिखने वाले हैं तो ठीक है, उन्होंने जो लीगली उन्होंने परामर्श लेकर के, अपने एक्सपर्ट से परामर्श लेकर के ऐसा निर्णय लिया होगा, और लेना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में हम लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ दिन पहले कोरोना काल में भी ये लोग वैसे ही विफल हो गए। कुछ दिन पहले मोब लिंचिंग हुआ, पालघर में किस तरह साधुओं की हत्या हुई, और उसके बाद में कुछ ही दिन बाद में किस तरह से मीडिया को घेरा गया, मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों को वहाँ पर 12-12 घंटे, 14-14 घंटे इंटरोगेट किया गया, उनका शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मीडिया का मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी देख रहे हैं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ड्रग्स माफिया उनके साथ मिला हुआ है। टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के जो लोग हैं, वो उस तरह के लोग हैं। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को सारा। एक और क्वेश्चन सर, अभी आपने मीडिया का नाम लिया, तो मीडिया को लेकर तो कल जो मुंबई पुलिस है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे 2 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं और कंगना को इस तरीके से आज बदले का बुलडोजर भी चला दिया उस बात को लेकर, और यही मुंबई पुलिस कल 2 जो आर भारत के पत्रकार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। किस जुल्म है? आखिरकार मीडिया की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मीडिया लोकतंत्र का 14 स्तंभ पहले भी था। कहते हैं खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कलम की ताकत वो ताकत होती है जो तलवार भी जो काम नहीं कर पाती है, तोप भी जो काम नहीं कर पाती है, वो कलम की ताकत करती है। तो मीडिया वही अपनी भूमिका निभा रहा है। मीडिया एक सच्चा प्रहरी के रूप में अभी भूमिका निभाई है। मीडिया ने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाया है, जिस तरह से वहाँ पर उस मामले को दबाया जा रहा था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वहाँ की पुलिस के द्वारा, शासन और प्रशासन का पूरा प्रयास चल रहा था, उस मामले को दबा दिया गया था। लेकिन ये मीडिया सच्चा प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र का चौथा प्रहरी के रूप में उसने अपनी भूमिका निभाई। और मीडिया का ही ये नतीजा है, आप लोगों के सहयोग से, कि आज एक कलाकार जो अपनी छोटे से पृष्ठभूमि से निकल करके अपने मुकाम को हासिल कर रहा था, उसकी आवाज़ को उठाया गया। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ उद्धव सरकार से, आखिर उनका जुर्म क्या है?
मीडिया का जुर्म क्या है? क्या आवाज़ उठाना जुर्म है? क्या आपके खिलाफ बोलना जुर्म है? क्या आप के सरकार शासन और प्रशासन जो गलत काम कर रहे थे, जो वहाँ जांच प्रक्रिया को बाधित कर रहे थे, लटकाने भटकाने का अटकाने का काम कर रहे थे, केवल उनके खिलाफ प्रश्न उठाना ही क्या उनका अपराध है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा करके, मीडिया को सेंसरशिप करने का जो प्रयास कर रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं, चूंकि कांग्रेस के साथ में और कांग्रेस का इतिहास रहा है, आपको पता होगा पूरे देश को जेल खानों में बदल दिया गया था आपातकाल के समय 1975 में, तो कहीं ना कहीं चूंकि उनकी सरकार उनके समर्थन से चल रही है, तो आपातकाल जिस तरह से लागू किया गया था, सेंसरशिप जिस तरह से लागू की गई थी, तो कांग्रेस पार्टी उनके समर्थक है। तो उसी का परिणाम है कि उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर, उद्धव की भी मानसिकता बदल चुकी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से इस रोल में जिस तरीके के बॉलीवुड निकल के सामने आ रहा है, चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन जो महासदी के महानायक कहे जाते हैं, आज उनकी बेटी आकर भी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करती है, कंगना रनावत के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं, चाहे विद्या बालन हो, तपसी मनु हो, काफ़ी सारे लोग हैं जो कंगना के सपोर्ट में नहीं है पर रिया के सपोर्ट में। आखिरकार जब कंगना के साथ इस तरीके की चीज़ें होती है, कंगना के साथ क्यों नहीं आते और रिया के साथ लेकर लाल झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, और इसमें अमिताभ बच्चन की बेटी भी शामिल है। देखिए, अमिताभ बच्चन जी की बेटी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से क्या है कि अमिताभ बच्चन जी अपने बलबूते अपना मुकाम हासिल किए हैं, वो सदी के महानायक बने, लेकिन जो उनके पुत्र पुत्रियां हैं वो तो कहीं ना कहीं वंशवाद की उपज है। तो वंशवाद की जो उपज है, जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म से जो लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो तापसी हो, चाहे विद्या बालन हो, चाहे खान की तिगड़ी हो, ऐसे अनगिनत फहरिस्त है। करण जौहर की जो अपनी एक टीम अलग चलती है, महेश भट्ट तो उसमें सिरमौर है सबके। ये जो लोग फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के कारण पैदा हुए हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। यहाँ तक कि मैं बता देना चाहता हूँ कि ये उद्धव ठाकरे भी वंशवाद की उपज है। उसका एक योगदान बताइए भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में बताइए, उस आंदोलन को खड़ा करने में बताइए, शिवसेना को खड़ा करने में बताइए। लेकिन शिवसेना को इस वंशवादी पुरुष ने, इस वंशवादी अयोग्य व्यक्ति ने किस तरह से पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, शिवसेना को किस तरह से इटालियन सेना बना दिया है, शिवसेना को किस तरह से सोनिया सेना बना दिया है, और शिवसेना को अब तो किस तरह से सब सेना बना रहे हैं। आज शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने जिसका परचम लहराया था, वो शिवसेना नहीं है। ये वंशवाद की उपज, जितने भी लोग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, वो कोई भी हो, कलाकार हो, फिल्मकार हो, नेता हो, कोई भी हो, उनकी कोई अपनी योग्यता नहीं होती है। वो केवल चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। उनमें से एक राहुल गांधी जी भी हैं। तो इस तरह के अनगिनत फहरिस्त है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि वंशवाद ना तो चल पाया है, ना चलेगा। ये लोकशाही है, ये लोकतंत्र है। जो योग्यतम होगा वो शासन करेगा, वो राजा बनेगा। जो लोग आज 130 करोड़ की जनता जो कंगना के साथ है, क्या एक संदेश देना चाहोगे उन लोगों के लिए सर? देखिए, मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं, और भारत सरकार निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति, जो पंक्ति के अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, उसको भी न्याय दिलाना हमारी प्रतिबद्धता है। और यही कारण है कि 130 करोड़ देशवासियों को कि आवाम की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार ने कंगना रनावत जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी, क्योंकि वो 135 करोड़ देशवासियों की आवाज़ उठा रही थी, आवाम की आवाज़ उठा रही थी। तो निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। ये देश 135 करोड़ देशवासी जो है, उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। जनता सिरमौर है। लोकशाही के अंदर केवल और केवल जनता ही सर्वोच्च होती है।